बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का श्रीनिवास कॉलेज ऑफ एजुकेशन पली ब्राह्मणा गोहाना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर जो कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास का है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यह कौन सा पेपर है? यह है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जो कि बाल्य अवस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की फर्स्ट यूनिट का मानव अभिवृद्धि एवं विकास कि एक मनुष्य की, एक बच्चे की किस तरीके से वृद्धि होती है और किस तरीके से उस शरीर का विकास होता है, इसके बारे में आज जानेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित भी है और जानते भी हो कि कोई भी प्राणी जब इस संसार के अंदर आता है तो वो बगैर किसी प्रोसेस के नहीं आता। तो इसलिए एक मानव प्राणी या कोई भी जीव का प्राणी है वो दो मेल और फीमेल, जैसे मानव के अंदर महिला और पुरुष है, इन दोनों के प्रोसेस के बाद माँ के गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय के अंदर एक निषेचन क्रिया के बाद एक बच्चे का गर्भ होता है, भ्रूण आता है और उस समय पर वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो समय बढ़ता चला जाता है तो उस छोटे से एग से जो निषेचन क्रिया के द्वारा आया था उससे 9 महीने के अंदर, 9 महीने और 15 दिन या 7 दिन के अंदर वो एक पूरा का पूरा बेबी तैयार हो जाता है, जिसके शरीर से लेकर और शरीर के पूरे पार्ट जो होते हैं उनका वो बन जाते हैं और उनका वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। लेकिन जैसे वो एनवायरनमेंट में आता है, इस वातावरण में जैसे ही एक बेबी जन्म लेता है तो उस समय पर उसका शरीर जो है वो, उसका सिर जो है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है दूसरे शरीर के अलावा। तो इसलिए क्या हुआ कि मतलब है सिर और जो दूसरा शरीर है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, सिर जो है वो लंबा होता है। तो हम देखेंगे कि उसका किस तरीके से वृद्धि होती है। जैसे आम माना गया है, खोज की गई है, उस पर बताया गया है कि 2 किलो 500 ग्राम के हिसाब से बच्चे का को सामान्य वजन माना गया है और सामान्य वजन माना गया है तो बच्चा 3 केजी तक का भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका समय बढ़ता चला जाता है, दिन बढ़ते चले जाते हैं तो बच्चा जो है उसका वजन भी बढ़ता चला जाता है, लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। तो इसमें हमें जैसे हमारे कुछ लेखकों ने मतलब अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उस परिभाषा के अनुसार हम पढ़ेंगे कि फ्रैंक के अनुसार। अब फ्रैंक के अनुसार क्या है कि कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, मतलब मैंने बताया कि शरीर की जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो शरीर जब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ तो उन कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है और वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है कि उस बेबी की लंबाई भी बढ़ती है, भार भी बढ़ता है और उसके एवं आकार भी परिवर्तन होता है। और मानव के शरीर के अंगों का, जो मनुष्य का शरीर है उसके अंगों का एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है और प्राणी में होने वाले, जो एक प्राणी है उसके में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन हुए उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। अब इसमें देखा कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है और निश्चित समय तक होती है। तो इसलिए अब हम इस देखें कि वृद्धि किसका होगा कि शरीर का आकार में, भार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लेकिन क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। यह क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। इसी तरीके से हमने देखा कि मानव अभिवृद्धि और इसमें पढ़ा कि विकास, लेकिन वृद्धि के साथ साथ उस शरीर के अंदर विकास भी होता है। और विकास कैसे कि जैसे बेबी बाहर आया एनवायरनमेंट में तो बच्चा क्या था, कोरिस्लेट था, लेकिन उसने जैसे ही मदर के संपर्क में आया तो उसने भूख लगी और मदर के संपर्क में आया तो उसने क्या हुआ कि दूध पीना शुरू किया। इसी तरीके से फेफड़े जो है, फेफड़ों ने चलना शुरू किया, श्वास लेना शुरू किया, मूत्र विसर्जित करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें क्या है, उसमें विकास हो गया। तो विकास कैसे हुआ,
ईरा जी गार्डन है जो हमारे एक लेखक है, उन्होंने उनके अनुसार क्या कहा कि जन्म से लेकर मतलब ये एक जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसका जन्म से लेकर और उस समय तक चलने वाला, उस समय तक जब तक वो जीता रहता है, उस समय तक चलने वाला जो पूर्ण प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे विकास। मतलब विकास जो है पूरी उम्र, पूरी लाइफ तक चलता रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है कि धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में जब बच्चा है, जब वो 6 साल तक उसके जो सीखेगा वो बहुत ही तीव्र गति से सीखेगा। 80% बच्चा जो है 6 साल की उम्र तक सीख जाता है। और लेकिन धीरे धीरे, लेकिन वो सीखता क्या है, जो अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, वो पूरी उम्र तक चलती है। एक बच्चा जो है कहीं अपने, जब उसने माँ बाप के पास सीखा, लेकिन अपने पीयर ग्रुप में जाएगा, उनसे सीखेगा, उसके बाद अपने पड़ोस में जाएगा, उससे सीखेगा, अध्यापक के पास जाएगा, उससे सीखेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो जिस एनवायरनमेंट में जाता है, वैसे वैसे वो सीखता रहता है। कभी वो पॉजिटिव सीखता है, कभी वो नेगेटिव सीखता है। कोई समस्या आ जाती है तो समस्या का समाधान भी करना सीखता है। तो क्या है, विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरे समय तक चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन अब हम देखा जाए कि वृद्धि तो क्या हुआ कि कुछ निश्चित समय तक चलने वाली। लेकिन वृद्धि केवल उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, लंबाई में उसका समय है, निश्चित है। भार कभी बढ़ता है, कभी घटता है। इसके साथ साथ जो शरीर के ऊतक है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, वो कहीं से टूटती है, बढ़ती है, तो उसमें भी उनकी वृद्धि, मतलब उनको पूर्ण करने में लगी रहती है। तो वृद्धि जो है केवल लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, इसमें रुक जाता है। लेकिन उन बॉडी के जो पार्ट हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनका बढ़ना बिगड़ना जो है ना, पूर्ण होना जो है वो चलता रहता है। और विकास की प्रोसेस भी, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ है, मतलब बंधे भी हैं। अगर वृद्धि रुकी तो विकास भी रुका, अगर विकास रुका तो वृद्धि रुकी। इसलिए दोनों के दोनों पहले तीव्र गति से चलते हैं, जब वो प्राणी जो है इस संसार के अंदर आता है कुछ निश्चित अवधि के समय तक। और जब वो निश्चित अवधि जो है वो जैसे गर्भावस्था से लेकर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में जाता है, तो उसकी वृद्धि जो है रुक जाती है। जिसे कह रहे पहली कौन सी अवस्था हुई, पहली हमारी गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था। तो इन सभी अवस्थाओं से होता हुआ लास्ट में कहा चला जाता है, प्रौढ़ावस्था। जिसमें वृद्धि और विकास है। वृद्धि जो है वो बिल्कुल कोशिकाओं का मिलना, कोशिकाओं का बनना ही रह जाता। अब हम देखेंगे इसमें कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। तो अंतर क्या हुआ, जैसे परिभाषाओं में दिया गया उसी तरीके से देखा जाए कि परिवर्तन, चेंजिंग क्या हुई। जैसे हमने देखा कि संरचनात्मक, मतलब शरीर की संरचना में परिवर्तन हुआ। पहले वो क्या था, छोटा सा बेबी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संरचना में परिवर्तन होता चला गया, वो बड़ा होता चला गया। मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, मतलब उसकी मात्रा के हिसाब से भी और गुणात्मक, जैसे उसकी लंबाई बढ़ी, शरीर का आकार बढ़ा और भार बढ़ा। इसी तरीके से विकास के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ, प्रकार्यात्मक एवं गुणात्मक। जैसे बेबी जो था, प्रकार्यात्मक मतलब है जब वो संसार के अंदर उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे ही अपनी माँ से, अपने पिता से, अभिभावकों से, दादा से, दादी से, उन सारी चीजों से उसने सीखना शुरू कर दिया। जैसे प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है कि उसने बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास है, तो उसके अंदर उसे संज्ञान करना शुरू कर दिया छोटी छोटी चीजों का। किसमें, गुणात्मक, मतलब गुणात्मक परिवर्तन हुआ। जैसे उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर काफी परिवर्तन हुआ। और बच्चे ने जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने जो कोरिस्लेट था, इशारों को पकड़ना शुरू कर दिया, भाषा का ज्ञान हो गया, उसके शरीर के अंदर भूख लगती थी तो भूख का पता चल गया, माता पिता का पता चल गया। बच्चे ने देखना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, पढ़ना, मतलब सारी चीजें, मतलब गुणात्मक परिवर्तन होता चला जाता, उनमें विकास हुआ। अपरिपक्वता,
मतलब परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या कि जब छोटा सा बच्चा था तो उस समय तो मैच्योर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो शरीर भी मैच्योर होता चला गया। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली गई तो परिपक्वता की तरफ चला चला गया। और परिपक्व वृद्धि क्या हुई कि आजीवन नहीं चलती, परिपक्वता के साथ समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है तो वृद्धि जो ना वहां पर रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन विकास जो है वो आजीवन चलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो कुछ न कुछ आजीवन सीखता रहता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने बताया कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक, केवल निश्चित समय तक उसके अंदर, बॉडी के अंदर वृद्धि होती है। लेकिन विकास जो है वो आजीवन चलता है, क्योंकि वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। केवल इसमें परिवर्तन क्या होता है विकास के अंदर कि पहले 6 साल तक वो 80% बहुत सारी चीजें सीख लेता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर सीखता है, केवल उसमें वो परिवर्तन करता है, उसमें ऐड करता है उसके अंदर। जैसे जो सीखा है उसके अंदर ऐड करता चला जाता है। अब हम देखें कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। विकास एक ऐसा विकास है, मतलब वृद्धि क्या है, वो एक निश्चित अवधि तक ही मतलब है वो होती है। लेकिन निश्चित अवधि तक जैसे बताया कि उसकी निश्चित अवधि सीमित है, लेकिन विकास जो है वो ताउम्र तक चलता रहता है। लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरी हैं। अगर एक चलेगा, वृद्धि होगी तो विकास भी होगा, विकास होगा तो वृद्धि होगा। केवल इसके अंदर परिवर्तन क्या होगा कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है वैसे वैसे उसकी सीखने की और शरीर में बढ़ने की उसके अंदर प्रोसेस में कमी हो जाती है, धीमी गति हो जाती है। तो ये हमने क्या सीखा कि हमारी उसकी परिभाषा क्या है, किस तरीके से मतलब एक जो गर्भावस्था के अंदर भ्रूण था वो किस तरीके से अपनी अलग अलग गर्भावस्था से लेकर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किस तरीके से प्रौढ़ावस्था में गया, और उसने शरीर की मैच्योरिटी के साथ साथ उसने किस तरीके से सीखना शुरू किया। ये हमने ये इनकी परिभाषा भी और वृद्धि और विकास के अंदर डिफरेंसेस दोनों देख लिए हैं। अगर हम देखें तो इनके साथ साथ हम देखेंगे कि भी उसके इनके प्रकार, टाइप्स क्या है वृद्धि और विकास। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रकार, टाइप क्या है। अब हम टाइप में देखेंगे तो इसी से हम अंदाजा लगा ले कि सबसे पहले हमने देखा कि क्या हुआ जन्म के बाद उसके आकार में परिवर्तन हुआ। जैसे छोटा सा बेबी ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे जब बढ़ता चला गया तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। और आकार में परिवर्तन देखा तो पहले मैंने बताया कि इसका सिर बड़ा था बच्चे का, और पूरे शरीर के अलावा सिर बड़ा था, तो धीरे धीरे उसका सिर का छोटा होता चला गया, और जो बॉडी के पार्ट थे वो धीरे धीरे बड़े होते चले गए, उनमें वृद्धि होती चलेगी, और बच्चे ने सीखना भी शुरू कर दिया। उसकी लंबाई भी, भार भी, आकार भी सिर के अनुपात में जो है सिर छोटा होता जाए, क्योंकि सिर और जो पैर है उसका काफी ज्यादा गैप होता है, इसलिए सिर का विकास जल्दी होता है। इसलिए प्याजे के अनुसार उसमें क्या हुआ कि संज्ञानात्मक विकास उसका हुआ और बच्चे ने उसको सीखना शुरू कर दिया। अब ऐसे अनुपात में परिवर्तन, अगर अनुपात में देखा जाए तो पूरे सिर का जो लंबाई और चौड़ाई थी, लंबाई उसके अकॉर्डिंग उसका सिर जो वो छोटा बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होती चलेगी तो सिर जो है वो छोटा होता चला गया, और जो शरीर के पार्ट जो थे वो बड़े होते चले गए, तो अनुपात में भी परिवर्तन होता चला गया। अब बच्चे ने सीखना शुरू किया। अब बच्चे ने जैसे ही एनवायरमेंट में आता तो कोरिलेट था, वो सीखना शुरू किया, तो उसने जो जो सीखा, बच्चे ने हंसना सीखा, मुस्कुराना सीखा, बच्चे ने खाना सीखा, बच्चे ने गुड़लियाँ चलना सीखा, खड़ा होना सीखा, बैठना सीखा, खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा। इसी तरीके से उसकी आदतों में परिवर्तन होता चला गया, और उसने पुरानी आकृतियों का लोप, क्योंकि पुरानी आकृति क्या थी कि बच्चे ने अपने पेरेंट्स को देखा था, बच्चे ने छोटे छोटे खिलौने देखे थे, बच्चे ने अपने मम्मी की, पापा की चप्पलों को देखा था, उनके साथ उसकी अटैचमेंट हुई थी, उसके खिलौनों के साथ अटैचमेंट हुई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जो ओल्ड इमेज थी वो नई आकृतियों में, जैसे वो विद्यालय के अंदर प्रवेश किया तो विद्यालय में अध्यापक के पास गया, उसके पास बुक्स आई, उसको अक्षरों का ज्ञान हुआ, उसको फ्रूट्स का ज्ञान हुआ, उसको आकृतियों का ज्ञान हुआ। तो जो पुरानी आकृति थी भूला नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे वो उनकी स्मृति जो है वो मतलब इमेज जो है वो धुंधली पड़नी शुरू हो गई, और नई आकृतियां उसके अंदर समाहित होती चली गई। अब जैसे मतलब संज्ञानात्मक विकास में जैसे कहा गया है कि भी मतलब बच्चे ने उसको सीखना शुरू कर दिया, और बच्चे ने उन्हें नई आकृतियों की प्राप्ति कर ली। तो अब बच्चों आपने
यहाँ तक देखा कि भी मतलब बच्चे मतलब मानव की वृद्धि और विकास में क्या 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 परिभाषा थी, किन अवस्थाओं में गया, क्या डिफरेंसेस थे और उसकी टाइप क्या थी। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि उसके ऊपर कि एक बच्चा जब संसार में आता है तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट डालता है, क्या क्या इफेक्ट डालता है कि उसका कौन से कारक क्या है, आखिर उसके कारक क्या। तो इसलिए मैं अभी तक जो मैंने आपको समझाया है इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम इसके कारक पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी मैं पढ़ा था कि उसके कारक, अभी तक मैंने मानव अभिवृद्धि विकास के बारे में जाना। तो अब हम पढ़ेंगे कि मानव अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं। तो जैसे बताया गया है कि भी मतलब बताया मैंने कि भी एक कोई भी बच्चा है जैसे ही पैदा होता है तो उसके ऊपर उसका एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम से आप सभी समझते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, कि जिस तरीके से एक परिवार के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उसके पैतृक गुण, दादा दादी नाना नानी जो भी है 10 पीढ़ी तक के गुण उस बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो मतलब हमारे वंशानुक्रम जैसे नाम से है कि वंश से जो उसके अनुक्रम उसके उसके कर्मानुसार जो गुण आते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहेंगे। तो इसीलिए वंशानुक्रम वंश के अनुसार। अब उसमें शारीरिक विकास हमने देखा कि वंशानुक्रम में सबसे पहले शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास का क्या हुआ कि जिस तरीके से कोई भी शरीर का विकास कैसे होता है, जैसे किसी का कद छोटे मम्मी पापा है करके तो हमें उसको कहेंगे कि भी इसका शरीर जो है ना, क्योंकि इसके माँ बाप जो है छोटे हैं इसलिए इसका कद मतलब जो है ना वो छोटा रहा है, तो उसको हम कहेंगे शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास उसका किस तरीके से, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लंबे हो जाते हैं छोटे माँ बाप के तो उसमें कहेंगे कि अपवाद हुआ। तो इसका मतलब है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब किसी 10 पीढ़ियों में से आया है, ठीक है। तो दूसरा है मानसिक विकास। अब जो बच्चा जन्म लिया उसने तो उसका मानसिक विकास कैसे हुआ। अब हमें मानसिक विकास के बारे में देखना है कि मानसिक विकास के जब बच्चा है वो एक माँ बाप अगर तीव्र बुद्धि के माँ बाप हैं, अच्छे मतलब बुद्धि उनकी तेज है और समझदार हैं तो उसके जो बच्चे होंगे वो तीव्र बुद्धि के होंगे। और इसी तरीके से जिस माँ बाप की बुद्धि जो है वो कम है या सामान्य है तो उसके बच्चे भी कम बुद्धि के होंगे। तो इसलिए उसका क्या हुआ कि मानसिक विकास। फिर संवेगात्मक विकास कि वंशानुक्रम क्या, क्योंकि इसका इफेक्ट हुआ वंशानुक्रम का। हम क्या कर रहे हैं, वंशानुक्रम के स्टेप है कि संवेगात्मक विकास। अब संवेगात्मक विकास है कि संवेग, क्योंकि उसके वंशानुक्रम उसके ब्लड से आया, उसके जीन से आया है। तो जैसे कोई पेरेंट्स जो वो गुस्से वाले हैं या कोई प्रिय है तो उसमें जो उसके अंदर जो मतलब रसायन पैदा हुए बॉडी में तो उसका क्या हुआ कि उस संवेग तो उसका संवेगात्मक विकास भी उसके वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग होता है। अब सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जैसे समाज के अंदर रहता है, जैसे परिवेश के अंदर रहता है, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं तो बच्चे के विकास के अंदर उसके समाज का भी इफेक्ट पड़ता है। एक शाकाहारी है तो वो शाकाहारी भोजन खाएगा, एक मांसाहारी है तो मांसाहारी भोजन खाएगा, एक दोनों है तो दोनों भोजन खाएगा। और जैसे जैसे रीति रिवाज होंगे तो उस रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उसके समाज का भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखा जाए कि मतलब इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जैविक विकास। अब जैविक विकास, जैविक का मतलब है कि जो शरीर जिन पदार्थों से बना हुआ है। अब पदार्थों से शरीर किन किन पदार्थों से बना है। अब हमारे सेल बने हुए हैं या हड्डियां बनी हुई हैं, उसमें कोई आयरन से निर्माण किया गया है, कोई विटामिन का निर्माण है, तो कोई विटामिन के से बना है, कोई विटामिन बी से बना है, कोई विटामिन ए से, मतलब अलग अलग। तो मतलब किससे बना है कि जो मतलब है हमारी एक मदर के जो गर्भ के अंदर बच्चा पड़ रहा है तो उस मदर के जो भोजन खा रही है जो उसके शरीर में है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण किससे होगा, कैल्शियम से होगा, तो इसलिए उसका निर्माण है अलग अलग मतलब जैविक। तो एक जैविक विकास तो उसका किस तरीके से जैविक। अब इसमें भी देखा कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां, इसमें भी दो तरीके से कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां। अब जैसे बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब यह है कि जो बाहरी ग्रंथियां, लेकिन ग्रंथि जो है वो बॉडी के अंदर होती हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देती।
ग्रंथि जो है वो बॉडी के अंदर होती है। अब बहिस्रावी ग्रंथि, जैसे पसीना आता है तो पसीना आया तो हमें ग्रंथि दिखाई नहीं दी ना शरीर के अंदर, लेकिन हमें पसीना महसूस हुआ। इसी के साथ साथ आंख से आंसू आते हैं, वो हमारी बहिस्रावी में हुई। पेशाब आता है वो हमारा बहिस्रावी में हुआ। तो क्योंकि जिसके अंदर ब्लड की मिलावट नहीं है, जो स्त्राव, जो एक ग्रंथि ने जिस रसायन को पैदा किया, वो रसायन पैदा होने के बाद जो रसायन हमारी बॉडी के में ब्लड से नहीं मिला, उसको हम कहेंगे बहिर्स्रावी। लेकिन जो ग्रंथियां वो बॉडी के अंदर हैं, जो बॉडी के अंदर हैं लेकिन बाहर दिखाई नहीं देती। तो मैं आपने समझा कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन सी हुई, जो बाहर, जैसे पसीना आना, मैंने बताया आपको, मूत्र विसर्जित करना, इसी तरीके से आंख का आंसू बहना। तो फिर हमने देखा कि दूसरी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं, जिसका मेन कारण क्या है कि जो भी मतलब रस पैदा करती है, वो रस जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हुई। अब हमने देखा कि जो ग्रंथियां हमारा जैसे ब्लड हुआ, तो ब्लड को फेफड़े के अंदर जैसे ऑक्सीजन जाती है तो उसको प्यूरिफाई करती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब वो अंदर जाती है तो ऑक्सीजन अंदर चली गई, लेकिन जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी। तो हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है वो इस तरीके से चलती रहती है कि हम ऑक्सीजन को लेते रहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पाचन सिस्टम है, जो पाचन क्रिया है, तो हमारी मतलब है जैसे पीयूष ग्रंथि है या मतलब दूसरी और ग्रंथियां, तो उनके द्वारा वो क्या है, हमारा उन ग्रंथियों के द्वारा जैविक विकास होता है। जिसके जैसा जैसे रसायन पैदा होता है वैसे वैसे जो है हमारी बॉडी जो है वो उन सारे रसायनों को, कुछ हमारे रसायन जो है बॉडी के ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ब्लड बना देते हैं, और कुछ जो है जो वेस्ट होता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, और कुछ जो पानी जो होता है वो हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। ये सारा का सारा किसका है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य है। तो हमने देखा कि इसमें जैविक विकास इस तरीके से बॉडी का होता है। अब देखा जाए कि पर्यावरण, अब हमारे वातावरण का क्या इफेक्ट है। अब चाहे गर्भ के अंदर बच्चा है, उसका गर्भ में वृद्धि हो रही है, चाहे वो एनवायरमेंट में आने के बाद, बाहर एनवायरमेंट में आने के बाद उसके शरीर की वृद्धि हो रही है और वो सीख रहा है, साथ में विकास भी हो रहा है। तो पर्यावरण का भी बहुत ज्यादा योगदान है एक प्राणी के विकास में और वृद्धि में। उसमें हम देखें मूलभूत आवश्यकताएं। अब मूलभूत आवश्यकताएं एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, एक प्राणी की क्या आवश्यकताएं हैं। भूख लगी तो उसको खाने के लिए चाहिए, प्यास लगी पीने के लिए चाहिए, ठंड लगी घर चाहिए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए। तो हमारी क्या हुई, ये मूलभूत आवश्यकताएं जो किसकी है, शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अब इसमें मूलभूत आवश्यकताओं में तो हमारी भूख, भोजन, वस्त्र, आवास, ये सारी चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हुई। इसके अलावा पारिवारिक परिवेश, अब इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पारिवारिक परिवेश का मतलब हमारे परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है। अब एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन जैसे वो अपने परिवार के अंदर आता है तो परिवार में आने के बाद वो भाषा का, हम कहेंगे कि उसकी भाषा, मातृभाषा को कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मातृभाषा उसकी लैंग्वेज जो है वो मातृभाषा उसके शब्दों के अंदर आती ही आती है। तो परिवेश का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर परिवेश, उसके परिवार के अंदर प्यार है, सहानुभूति है, आपस में सहयोग है और अच्छे तरीके से रहते हैं, तो बच्चा जो है वो सारी की सारी हैबिटें सीखता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। अगर परिवार में झगड़ा है, कलेश है, आपस में दुविधा है, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बातें सीखता है। तो किससे सीखता है सारी की सारी बातें, वो अपने परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, दादा दादी से सीखता है, अपने चाचा ताई से सीखता है, जो उसके परिवार में जिन लोगों के बीच में उस बच्चे ने जन्म लिया है, उन बच्चों का उस परिवार के उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसके भोजन की आदतें हैं, उसके बोलने की भाषा की आदत है, उसके वस्त्र की आदत है, वो सारी की सारी चीजें उसके परिवार का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब रोग या दुर्घटना, अब कोई बच्चा जन्म से ही अगर बीमार हो जाता है या फिर कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना में उस बच्चे का कोई अंग डैमेज हो जाता है, अंग खराब हो जाता है,
तो उस बच्चे का पूरा जो विकास है वो रुक जाता है, वो मंद गति से चलता है, उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि जैसे ही शरीर का में वृद्धि होती है तो उसके अंदर वो रोग है तो वो वृद्धि उसकी कम होगी, रुकावट आएगी, इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर इफेक्ट करता है। अब है हमने देखा कि जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किस में गया, वो हमारे विद्यालय के अंदर गया, और जब विद्यालय में गया तो विद्यालय में उसको कैसे अध्यापक मिले, विद्यालय में कैसे सहपाठी मिले। अब एक अध्यापक अगर उसको बहुत अच्छा मिला, अच्छे से पढ़ाता है, अच्छा प्यार करता है, अच्छा सिखाता है, तो वो क्या होगा कि बहुत अच्छे गुणों का गुणगान मिलेगा। उसके सहपाठी जो है वो सहयोगी जो समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो भी उसके विद्यालय का बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट होगा, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा। अगर इसके नेगेटिव है तो उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, उसका सीखना रुक जाएगा। अब समाज एवं संस्कृति, समाज और संस्कृति का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है कि किस समाज में रह रहा है। समाज के अंदर क्या रीति रिवाज, धर्म, जाति, समुदाय, उसका आस पड़ोस, उसके पीयर ग्रुप्स, उसका सारी चीजें समाज और संस्कृति के अंदर आती हैं, तो इसका भी इफेक्ट होता है। अब हम देखा जाए कि मित्र इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण जो है, जो वातावरण जो है वो बहुत ही मतलब आवश्यक है। और वो किस लिए आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चा जो जिसने जन्म लिया है उसके वृद्धि के लिए और विकास के लिए उसकी मूलभूत सारी की सारी आवश्यकताएं जो है, जो विकास होता है वो एक किस में होता है, एक पर्यावरण के अंदर ही होता है। अब है आगे आ जाता है शारीरिक कारक। अब शारीरिक कारक में देखा जाए कि मान लिया कोई बच्चा जो है वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो उसका क्या होगा कि उसका शारीरिक विकास जो है वो कम होगा, रुक जाएगा। जो उसकी एज के बच्चे जो हैं, जो उसकी उम्र के बच्चे, वो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कोई मंदबुद्धि बच्चा है, जैसे उसने जन्म लिया, दो बच्चों ने एक साथ जन्म लिया, एक बच्चा बिल्कुल शरीर से स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे का शरीर जो है वो उसके किसी चीज की कमी है, उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि से ही ले लीजिए कि उसकी बुद्धि कम है, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा सही है, स्वस्थ है, वो तो आगे प्रोग्रेस करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो बच्चा कम बुद्धि का है, जो बच्चा मतलब सही तरीके से जिसका पूर्ण उसके गर्भ के अंदर है, उस बच्चे के अंगों का विकास नहीं हुआ है, वृद्धि नहीं हुई है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो उसका विकास रुक जाएगा, वो उस बच्चे के साथ फाइट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा मोटा है तो जब वो जाएगा तो शारीरिक उसका भी कि उसकी एज का बच्चा वो शरीर स्वस्थ है लेकिन वो मोटा होता जा रहा है, तो उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे बुद्धि का, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर अगर बुद्धि के रूप में कमजोर है, बुद्धि के रूप में कमजोर, शरीर से मोटा, तो कई बार क्या होता है, या इसके साथ साथ भाषा, बच्चा अपनी एज के अनुसार बोलना पूरी तरीके से नहीं सीखता, जैसे तुतला के बोलता है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखा जाए कि इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अन्य कारक, हमने क्या देखा कि वंशानुक्रम, जैविक, पर्यावरण, शारीरिक। अब हमने देखा कि अन्य कारक, इसके अलावा भी क्या कारक हो सकते हैं। इसके अलावा बुद्धि, जैसे बुद्धि में क्या कि एक बच्चा प्रतिभाशाली है, एक बच्चा कम बुद्धि का है, एक बच्चा सामान्य बुद्धि का है, तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। प्रतिभाशाली बहुत जल्दी सीख लेता है, सामान्य बुद्धि वाला जो जैसे टीचर पढ़ाता है तो पढ़ के और लिख के सीख लेता है, और जो मंदबुद्धि बच्चा है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। लिंग और भेद, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। अब लिंग भेद में कि जैसे समाज के अंदर लड़का और लड़की, अगर बेटे को पढ़ाना है तो बेटे को सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, बेटी को पढ़ाना है तो उसको सरकारी स्कूल में भेजेंगे, तो इसमें भी अभी बहुत इफेक्ट करता है कि वो बेटा है या बेटी है, लिंग भेद का भी इफेक्ट होता है। अब पोषण, अब जो भोजन है, भोजन उसको गर्भावस्था के समय में माँ ने कैसा भोजन लिया, माँ के अंदर पूर्ण तत्व थे ताकि बॉडी के पार्ट बने, लेकिन बाहर आने के बाद जैसे संसार में आया उस समय उसको कैसा पोषण दिया गया। अगर अच्छे तरीके से बच्चे को
पोषण दिया गया है तो शरीर के सारे अंग जो है वो अच्छे तरीके से बनेंगे और बच्चा जो वृद्धि और विकास दोनों सही तरीके से चलेंगे। लेकिन अब आ गया आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो उसके परिवार की स्थिति कैसी है। एक परिवार काफी कमजोर है, लेकिन वो परिवार अपने बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं दे पाता, पोषण नहीं दे पाता, बच्चे को दूध की मात्रा नहीं दे पाता, पूरी सब्जियां, फल, दालें इनको पूरी मात्रा में नहीं दे पाता, तो बच्चा क्या होगा, उसके शरीर की वृद्धि जो है वो कम होगी और विकास भी कम होगा। एक जो है संपूर्ण परिवार है, आर्थिक स्थिति से काफी रईस है, तो वो अपना पूरी सुविधाएं उस बच्चे को देगा, उसकी वृद्धि भी अच्छे से होगी और विकास भी अच्छे से होगा। तो हमने देखा कि भी इसके अंदर प्रभावित करने वाले कारक। अब अगर मैं इनके साथ साथ जो प्रभावित कर रहे हैं तो इसमें सिद्धांत की प्रिंसिपल क्या है, मानव अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या। अब सिद्धांत क्या देखा जाए तो सिद्धांत केवल ये नहीं कि बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग करके और प्रयोग करने के बाद जब प्रयोग किया जाता है, रिसर्च की जाती है, रिसर्च करने के बाद कुछ सिद्धांत इस तरीके के बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं जो सभी के ऊपर लागू होते हैं, और जब सभी के ऊपर लागू होते हैं तो सभी के लिए बराबर हो जाते हैं। तो अब हम वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके प्रिंसिपल क्या क्या है। अब जैसे दे दिया कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ परस्पर, जैसे परस्पर का एक दूसरे के साथ कि एक बॉडी है, पूरा का पूरा शरीर है, बच्चे ने जन्म लिया तो उसका सिद्धांत क्या था, सभी बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो उनके सिर बड़े होते हैं और पूरे शरीर के अलावा, और धीरे धीरे जब उसके अंदर वृद्धि होती है और विकास होता जाता है तो धीरे धीरे सिर जो वो छोटा होता चला जाता है और जो शरीर के अंग जो है ना वो उसके अलावा। लेकिन ये नहीं होता कि एक पैर बड़ा हो गया और एक पैर छोटा हो गया, वो आपस में जो है ना इक्वलिटी पे बढ़ते हैं। और हम देखा जाए तो अगर किसी की बॉडी में कोई बीमारी है तो हो सकता है कि उसमें परिवर्तन आ जाए, नहीं तो किसी भी मानव के बच्चे को देखिए, किसी भी मतलब बच्चे को देखोगे आप तो, और कहीं का भी, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो दूसरे देश का है, उन सभी का शरीर के अंदर परस्पर आपस में संबंध होगा, शरीर में इसी तरीके से परिवर्तन होता जाएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ का बच्चे का पैर बढ़ रहे हैं, सामान्य बढ़ रहे हैं, दूसरे बच्चे के पैर सामान्य न बढ़ के ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब अगर हम देखा जाए तो व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे पहले भी बताया, व्यक्तिगत भिन्नता कैसे होती है कि भी एक व्यक्ति ने जैसे जन्म लिया, उसकी शरीर में मानसिक रूप से वो बच्चा कैसा है, एक बच्चा तीव्र बुद्धि का है, एक बच्चा सामान्य बुद्धि का है, एक बच्चा मंद बुद्धि का है, तो उनकी क्या हुई, व्यक्तिगत भिन्नता हुई। अब एक बच्चा जो है ना तो उसमें व्यक्ति मतलब बुद्धि पर होगी, उसके शरीर के आकार पर हुई, एक में उसके माँ बाप का वंशानुक्रम इफेक्ट आया, तो ये क्या हुआ कि व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, उसकी बॉडी अलग अलग है। अगर हम ये कहें कि वो बढ़े तो का इक्वल है, क्योंकि परस्पर संबंध का सिद्धांत है, लेकिन उसकी बढ़ने का जो अनुपात होगा वो कम और ज्यादा होगा, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है कि किसी की ग्रोथ जल्दी हो रही है, किसी की ग्रोथ कम हो रही है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें देखना है कि वंशानुक्रम, क्योंकि एक बॉडी जो है ना, जब मैंने पहले भी बताया कि वंशानुक्रम पे इफेक्ट होता है, और वंशानुक्रम कि माता पिता के जो जीन्स है उसके 10 पीढ़ी तक के, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो आया है वो एक माँ, मदर और फादर के प्रोसेस से आया है, एक जैविक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग उसका वंशानुक्रम का भी इफेक्ट होगा, उसका प्रभाव सिद्धांत है। और इसके साथ साथ इसका वातावरण की प्रक्रिया का, जिस वातावरण में बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका वातावरण कैसा है, ये सिद्धांत भी उस पर इफेक्ट, ये इसका भी वो भी इफेक्ट डालता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान की भी सभी समान रूप से बढ़ते हैं, जैसे पहले बताया कि कोई भी बच्चा जो है जिसकी पहले बुद्धि का विकास हुआ, उसके साथ साथ उसके बुद्धि के साथ साथ उसके शरीर के और अंगों का विकास हुआ, और वो सभी में, चाहे वो कहीं का भी बच्चा है, और सभी के अंदर समान प्रतिमान, समान मतलब सिद्धांत होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य, एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन शुरू में जैसे उसने दूध पीना शुरू किया, माँ का दूध पीना शुरू किया, सभी बच्चे शुरू में माँ का दूध ही पीते हैं,
लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, विशिष्ट की तरफ चलता चलेगा। माँ के दूध के साथ साथ उसने फिर धीरे धीरे पहचानना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे उसने खाना शुरू कर दिया। भाषा के अंदर हम लेके चले तो पहले बच्चे ने सीखा, संज्ञान किया बच्चे उसमें, उसके साथ साथ बच्चे ने तुतलाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे एक शब्द बोलना शुरू किया, फिर बच्चे ने 2 शब्द 3 शब्द और वाक्य बोलना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया की तरफ। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पहले बच्चे ने इशारे सीखना शुरू किया, उलटना पलटना शुरू किया, उसके साथ साथ बच्चे ने लुढ़कना शुरू किया, फिर बैठना शुरू किया, और फिर बच्चे ने गुडलिया चलना शुरू किया, और फिर पकड़ कर खड़ा होना शुरू किया, और फिर बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया, और फिर सारी उम्र चलता ही रहा। तो क्या हुई, सामान्य से विशिष्ट क्रिया की तरफ। इसी तरह विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब हुआ कि विकास की दिशा, कि विकास जो है वो जब वो कोरी स्लेट था तो धीरे धीरे उसने सीखना शुरू कर दिया। तो विकास हुआ किससे, 0 से, और फिर कितना सीखा, ताउम्र तक सीखता रहा। तो सभी के सभी पहले जब जन्म लेते हैं तो उसका कुछ भी नहीं सीखते, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि उसने 0 से शुरू करके और सभी चीजों को सीख लिया। बच्चे ने क्या है, बोलना भी सीखा, खाना भी सीखा, चलना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा,